नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जिसका अतीत दागदार हो, और दाग भी कोई एक दो नहीं, अनगिनत, और केवल आरोप नहीं, अतीत की तमाम घटनाएं और इतिहास और इनके कारनामे और इनके फैसले, उन्होंने देश को कितना चौपट किया है, कितना बर्बाद किया है, कितनी तरह की समस्याओं में उलझा करके रख दिया है। और लगभग उसी समय जिन देशों को औपनिवेशिक व्यवस्था से स्वतंत्रता मिली थी, वो देश कहाँ के कहाँ पहुंच गए, और हमारा देश किस किस तरह की समस्याओं के मकड़ जाल में उलझा करके रख दिया गया, ये किसी से दबा छिपा नहीं है। एक एक करके मैं बहुत संक्षेप में जो अतीत के इनके चादर पर दाग लगे हुए हैं, उसके बारे में हिंट्स दूंगा। बहुत डिटेल में, विस्तार में जाने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जिनका अतीत दागदार हो, जिनका वर्तमान दिशाहीनता का शिकार हो, दृष्टि भ्रम का शिकार हो, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर के जो किसी दूसरे के चश्मे से तमाम घटनाओं को, और जो कुछ पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, जो देश को भी दिखाई दे रहा है, वो इन्हें दिखाई ही ना दे रहा हो, बल्कि कुछ और ही राग ये आलाप रहे हों, तो इनका जो वर्तमान है वो दिशाहीनता का शिकार है पूरी तरीके से। और उसके चलते पार्टी में एक तो भगदड़ की स्थिति है, एक निराशा का आलम है, किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति है, और ऐसे मेधावी संभावनाशील नेतृत्व नेता जो पार्टी के भीतर अब घुटन महसूस करने लगे हैं, वो या तो जहां उन्हें बेहतर संभावना दिखाई दे रही है वहां जा रहे हैं, या पार्टी के भीतर ही ऑप्शन ना होने की वजह से घुट रहे हैं। ऐसी लीडरशिप जिसको ना तो पार्टी के अनुभवी नेताओं की सलाह की जरूरत, ना उनको उनके 30, 40, 50 साल के अनुभवों को वो कोई महत्व देती है। ये जो वर्तमान थोपी हुई लीडरशिप है, ये कोई नीचे से संघर्ष करके किसी पोजीशन पर पहुंचने वाले लोग हैं नहीं। पढ़नाना प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, माताजी को अध्यक्ष पद मिल गया, विदेशी मूल की होने के बावजूद मिल गया, और वो उस पर सबसे लंबे समय तक काबिज रही। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में निरंतरता में इतने लंबे समय तक कोई दूसरा अध्यक्ष नहीं रहा। तो संगठन पर, पार्टी पर, परिवार का पूरी तरीके से कब्जा, और जो संभावनाशील हो सकते हैं, जो मार्स लीडर हो सकते हैं, जो अलग अलग प्रदेशों से आते हैं संघर्ष करते हुए ऊपर तक, उनके लिए दरवाजे बंद। और अगर किसी ने उड़ने की कोशिश की या फड़फड़ाने की कोशिश की,
तो जैसे वो कबूतर पालने वाले, चिड़िया पालने वाले पंख कुतर देते हैं ताकि वो उड़ने ही ना पाए, वैसी हालत। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जिसका अतीत दागदार हो, वर्तमान दिशाहीनता का शिकार हो और कई बार लगता हो कि जो जनभावनाएँ हैं राष्ट्र की, जनता की, जनार्दन की, उसके विपरीत जाकर के आचरण और व्यवहार किया जा रहा है और बयानबाजी की जा रही है, शायद किसी और के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। तो सवाल ये है कि ऐसी पार्टी और ऐसे नेताओं का जो भविष्य है, वो भी अंधकार में है और चौपट है। बल्कि मैं कहूँगा कि पूरी तरह चौपट है। और जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ बना दी गई हैं और जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसको हम लुटियन मीडिया कहते हैं, जो वामपंथियों के हाथ में खेलते हैं या वामपंथियों और अब तो कांग्रेस और वामपंथ में कोई अंतर भी नहीं रह गया है। ऐसे कई लोग जो वामपंथ से जिनकी पहचान थी, वो तो अब राहुल गांधी के इर्द-गिर्द दिखाई देने लगे हैं, कन्हैया कुमार से लेकर के कई ऐसे चेहरे हैं। और विचारों से भी आप देखिए जयराम रमेश और दूसरे तमाम लोग, उनकी विचारधारा क्या है? उनके बयानों में जो अंतर-विरोध इधर देखने को मिले हैं, 4 दिन पहले आप कुछ कह रहे हैं, 4 दिन बाद आप कुछ और कह रहे हैं, उसके उलट कह रहे हैं, बिल्कुल यू टर्न लेते हुए। तो पार्टी दिशाहीनता की शिकार, लीडरशिप जो सलाहकार हैं वो और भी अधिक, तो मैं कह सकता हूं कि बंटाधार की नौबत है। इनके मैं अतीत की बात कर रहा था, दागदार अतीत। आप याद करिए 1947, उससे भी पहले आप चले जाइए 1946 की जो घटनाएं थी और जो देश के अलग-अलग हिस्सों में डायरेक्ट एक्शन और हिंसा और लाशें बिछ रही थी। विभाजन किस कीमत पर हुआ था इस देश में? देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार कौन था? नेहरू प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, ये तो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो अलग-अलग राज्यों की कांग्रेस की इकाइयां थी, उन्होंने तो नेहरू का नाम प्रस्तावित ही नहीं किया था। उनमें से 2 को छोड़ करके संभवतः 12 प्रदेशों की कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम एज प्राइम मिनिस्टर, एज लीडर जो है वो सजेस्ट किया था। लेकिन नेहरू बनना चाहते थे, गांधी जी बनाना चाहते थे और सरदार पटेल को सब्र करने के लिए कह दिया गया। और नेहरू ने क्या किया प्रधानमंत्री बनने के बाद? ये सिंधु जल संधि तो 1960 की देन है उनकी। उससे पहले तो वो बहुत सारे कर्मकांड कर चुके थे। और 62 में जब चीन के साथ युद्ध हो गया, उसके बाद कितनी घटनाएं घटी जिसको आज तक देश भुगत रहा है। तिब्बत एक तरीके से प्लेट में सजा करके दिया गया। अक्साई चीन का इलाका चीन के कब्जे में चला गया। और जो रेशम मार्ग भारत को मध्य एशिया से लेकर के यूरोप तक जोड़ता था, वो अवरोध कर दिया गया। कश्मीर का मसला, एक तो सीज फायर बीच में कर दिया गया। किसकी सलाह पर किया गया, ये अपने आप में जांच का विषय है। कोई कहता है माउंटबेटन के कहने पर किया गया, कोई कहता है कि नहीं, शेख अब्दुल्ला का ये मानना था कि जितने इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, वहां तो ऐसे मतदाता हैं, ऐसे लोग हैं जो इनकी पार्टी को वोट नहीं करते हैं, तो लिहाजा वो पाकिस्तान में ही रहे तो ठीक है। ये अपने आप में जांच का विषय है।
तो कश्मीर को यूएन में ले गए और 370 एक्सेप्ट कर लिया गया, लगा दिया गया टेम्परेरी। और वो टेम्परेरी 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने खत्म की, 35 ए भी। और 35 ए तो संसद की स्वीकृति के बिना ही थोप दी गई थी। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों संसद में पूछा इन लोगों से, गृह मंत्री ने पूछा कि संसद की मोहर के बिना 35 ए कैसे लगा दिया गया। तो कांग्रेस के पापों का कोई अंत नहीं है। आजादी के समय से ही घोटालों का भी सिलसिला शुरू हो गया था, भ्रष्टाचार का भी सिलसिला शुरू हो गया था। इस देश पर इमरजेंसी थोपने वाली भी कांग्रेस पार्टी थी, इंदिरा गांधी थी, जिसने तब की प्रेस को रेंगने के लिए मजबूर कर दिया था। और ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे संशोधन किए गए हैं, और संवैधानिक संस्थाओं का जो पतन है वो तो इंदिरा गांधी के समय से शुरू हुआ। तो इनका जो अतीत है। और एक और बात में, जो राहुल गांधी आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागे जा रहे हैं, और विदेश मंत्री एस जयशंकर के ऊपर भी सवालों की बौछार कर रहे हैं। तो राहुल गांधी को इस देश को यह बताना चाहिए कि 2008 में 26 नवंबर को जब मुंबई पर अटैक हुआ था और 4 दिन तक मुंबई दहलती रही थी, केवल मुंबई नहीं दहली थी, पूरा देश और दुनिया दहल रही थी, क्योंकि उसका लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में हो रहा था। 10 आतंकवादी एक नाव से कराची से चल करके मुंबई पहुंच जाते हैं, और तब की यूपीए सरकार को, मनमोहन सरकार को पता ही नहीं चलता। 160 से ज्यादा लोग इन 4 दिनों में मारे गए, और बाद में भी जो लोग मरे हैं अस्पतालों में, दूसरी जगहों पर, इसी घटना के तहत, इसी वारदात और हमले के तहत, तो ये संख्या 200 से ऊपर चली गई। राहुल गांधी को देश को बताना चाहिए कि ये सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी किसकी थी, क्योंकि केंद्र में भी इनकी सरकार थी और महाराष्ट्र में भी उस समय इन्हीं की सरकार थी। खुफिया तंत्र क्या कर रहा था तब? और वो कराची से चले, एक नाव से चले, और इनको पता ही नहीं चला। दूसरी बात, दूसरा सवाल, देश को बताना चाहिए राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, कि इतनी बड़ी वारदात कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती रही 4 दिन तक, पाकिस्तान पर इन्होंने अटैक क्यों नहीं किया? वायुसेना के जो प्रमुख थे उस समय, उनका बाकायदा बयान है, मीडिया में आप देखिए। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हमारे पास सूचना है, हमें ठिकानों की जानकारी है, कहां पर है पाकिस्तान में, हम अटैक कर सकते हैं, उनको सबक सिखा सकते हैं, लेकिन परमिशन नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? बाद में जब बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को यह सवाल किया, तो मनमोहन सिंह का कहना था कि इसकी वजह 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव की थे। हमें लगा कि हमने अगर कार्रवाई की तो पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। यानी पार्टी का हित इस परिवार के लिए सर्वोच्च स्थान पर था, देश का नहीं। ऐसी अनेक घटनाएं, कश्मीर में जब हिंदुओं का नरसंहार किया गया, लाखों हिंदू परिवारों को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया, तब केंद्र में किसकी सरकार थी? और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार थी?
इनके पास जवाब नहीं है इन चीजों के। और केंद्र में चंद्रशेखर सरकार भी इनके समर्थन से चल रही थी। और बाद में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। उस समय बाबरी हुआ था, बाबरी विध्वंस हुआ था, विवादित ढांचा गिराया गया था। तो इनके इतने पाप हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और ये लोग आज सवाल करते हैं दूसरे, जो इनकी खानदान शाही है, जो सुपरमेसी है, कि साहब संगठन पर तो हमारा ही कब्जा रहेगा, कांग्रेस तो हमारी बपौती है, कांग्रेस पर कोई और आकर के कैसे काबिज हो सकता है। शशि थरूर का अपराध यही था ना, जब मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्होंने प्रत्याशी बनाया कि ये अध्यक्ष होंगे, तो शशि थरूर ने भी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। और उसके बाद से शशि थरूर का क्या हाल किया हुआ है इन लोगों ने। वो चाहते थे कि लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच में भी और 2019 से 2024 के बीच में भी उनको मौका दिया जाए संसदीय दल का नेतृत्व करने का, नहीं दिया गया। और राहुल गांधी इसलिए संसदीय दल के नेता नहीं बने क्योंकि ये उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती, फिर तैयारियां करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, विषयों पर बोलना पड़ता, उसके लिए रिसर्च वर्क करवाना पड़ता। वो सब नहीं किया। तो 2014 से 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बना दिया और 19 से 2024 तक अधीर रंजन चौधरी को बना दिया। 2019 का चुनाव मल्लिकार्जुन खड़गे भी हारे और 2024 का चुनाव अधीर रंजन चौधरी भी हारे। और जब पार्टी को 60 से अधिक सीटें मिल गई, यानी जब नेता प्रतिपक्ष बनने का मौका आया, तो राहुल गांधी बन करके बैठ गए। ये लोग जिन्होंने अपनी पार्टी का भी भविष्य चौपट किया। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी, 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुकी। और जिनका मैंने जिक्र किया कि आजादी के बाद से ही जीव घोटाले से लेकर के तमाम घोटाले, भ्रष्टाचार और खुद अब मां बेटा नेशनल हेराल्ड घोटाले में इनके सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, उसकी सुनवाई शुरू हो रही है, जेल जाने की नौबत आ रही है। तो एक तरफ तो इनका हाल ये है कि अतीत पूरी तरीके से दागदार है और देश को जितनी तेज गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें ये लोग रोड़ा बन करके खड़े हो गए। और अनेक समस्याएं जिनका कोई समाधान नहीं निकाला, उनके समाधान अब मोदी सरकार आकर के कर रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद, इंसर्जेंसी, पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हाल था उस समय, कहां कहां हिंसाएं नहीं होती थी, कत्लेआम नहीं होते थे, अलग अलग सुर जो है वो अलापे जा रहे थे। चीन हो, पाकिस्तान हो, नाक में दम कर रखा था। अब कम से कम सबको उनकी हैसियत में रखने का काम ये सरकार कर रही है। पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर भी जो जो प्रतिभावान हैं, उनकी पूरी तरीके से अनदेखी और उनका अपमान। और इतने विवादित फैसले, मनमाने फैसले, तानाशाही और दुर्व्यवहार, खुद गुलाम नबी आजाद ने जब पार्टी छोड़ी थी, सोनिया गांधी को 7 पेज की चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी की जो एरोगेंस है उसके बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी दी थी कि वरिष्ठ नेताओं का भी अपमान हो रहा है पार्टी में, उनके पास जैसे मिलने का समय ही नहीं है। और तुष्टीकरण की राजनीति,
मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, सनातनियों का अपमान, खुला अपमान होता है। चीन की प्रशस्ति यहां हो या विदेशों में हो, चीन की प्रशस्ति का कोई मौका राहुल गांधी छोड़ते नहीं है। और देश बार बार पूछता रहा कि 2008 में बीजिंग ओलंपिक के समय जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनका पूरा परिवार, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री वहां थे, तो कौन से एमओयू पर साइन हुआ था। वो फोटो उपलब्ध है जिसमें इस समय के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तब अपनी पार्टी के महासचिव थे, वो सोनिया गांधी और आनंद शर्मा वगैरह के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे, और राहुल गांधी कोई एमओयू साइन कर रहे हैं। तो ऐसी पार्टी और ऐसी पार्टी के नेता आजकल मौजूदा उस लीडरशिप पर आक्रमण कर रही है जिसने चीन को भी उसकी हदों में रखा है। डोकलाम से लेकर के पूर्वी लद्दाख, गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, उसके बाद से 4.5 साल तक स्टैंड ऑफ, और चीन को कदम वापस खींचने पड़े। और अभी पाकिस्तान को सबक सिखाया, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अब तो इनके 10-11 एयरबेस तबाह कर दिए, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। उस लीडरशिप पर ये रोजाना सवाल दागते हैं। तो जो जनमानस है इस समय, वो देख रहा है इनकी हरकतों को, इनकी अप्रोच को, और पार्टी के भीतर भी अब तो तमाम तरह की बातें शुरू हो चुकी हैं। इनके विरोध के बावजूद जो 7 डेलीगेशन भेजे गए हैं पाकिस्तान की करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों में, उसमें कांग्रेस पार्टी के ही 5 सांसद गए हैं। इनकी सूची जो 4 की आई थी, उनमें केवल आनंद शर्मा मोदी सरकार ने लिए, बाकी के 4 अपनी मर्जी से लिए, और वो सब सहर्ष जाने के लिए तैयार हो गए। इससे पता चलता है कि पार्टी के भीतर भी एक कसमसाहट है, एक नाराजगी है, एक असंतोष है, जो इनको आगे चल करके बहुत भारी पड़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।